हेलो स्टूडेंट्स, हम पूंजीवादी प्रणाली का जो हमारा चैप्टर था उसे कर रहे थे, जिसका मैं आपको पहला पार्ट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने क्या था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं। जैसा कि मैं क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपको सभी चैप्टर्स के लिए ये बताती थी कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा इस बात पर ध्यान देना है, और मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो सेम होंगे। जैसे कि देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, या आपसे पूछा जाता है पूंजीवादी प्रणाली के लक्षण लिखिए, आपसे पूछा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव बताइए, नागरिकों के जीवन को किस प्रकार से संपन्न या खुशहाल बनाती है ये व्यवस्था, कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, बेसिकली आपको उसमें पूंजीवादी प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें कि आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो भी आपको दोष लिखने हैं। सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी प्रणाली के दोष बताइए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। आपसे पूछा जाए पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार अपने नागरिकों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं। तो क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को सेट करेंगे, लेकिन पॉइंट सारे सेम रहेंगे, लैंग्वेज हल्की सी चेंज कर दीजिएगा। तो अब देखिए उनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला दोष जो पूंजीवादी प्रणाली का है वो है संपत्ति और आय की असमानता। पूंजीवादी प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता यही होती है कि इसमें आय और संपत्ति का असमान वितरण हो जाता है, जिससे कि सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं। इससे देश में संपत्ति और पूंजी का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र जो होता है वो प्रभावी होता है, और कुछ लोग जो जिनके पास पूंजी है वो ही अधिक प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं, तो उससे ये आय का असमान वितरण हो जाता है। समाज में अमीर और गरीब की खाई बढ़ जाती है और समाज दो भागों में विभक्त हो जाता है। ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है यानी कि हैव, और ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है यानी कि हैव नॉट, यानी कि संपन्न और विपन्न में। अब इसकी दूसरी जो दोष है वो पहले से जुड़ा हुआ है। संपत्ति और आय की असमानता के कारण ही सामाजिक अशांति और वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। दो वर्गों में विभाजित हो गया समाज, एक वर्ग पूंजीपति वर्ग और एक वर्ग मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपन्नता है, और मजदूर वर्ग जिनके पास में कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा और क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए जो पूंजीपति होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी गहनता, यानी कि जो मशीन है उनके ऑटोमेशन, मशीनों का यूज़, इसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ताकि मज़दूरों को कम से कम देना पड़े। तो इससे श्रमिकों का जो स्थान होता है वो पूंजीगत उपकरण ले लेते हैं, और बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इससे श्रमिकों का शोषण और असुरक्षा की भावना जो आ जाती है, उसके कारण श्रम संघों का जन्म होता है, हड़ताल और तालाबंदी आरंभ हो जाती है, उत्पादन में कमी आती है, साथ ही समाज में अशांति उत्पन्न होती है। यानी कि जो पहला कारण हमने बताया, सामाजिक जो आय है और असमानताएं हैं, संपत्ति और आय की असमानताएं हैं, उनके कारण सामाजिक अशांति और वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। तीसरा है एकाधिकारी प्रवृत्ति का उदय। क्योंकि पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है, यानी कि सभी प्रतिस्पर्धा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, तो उससे एक गला काट प्रतियोगिता, जिसको कि कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं, वो आ जाता है, जिसके कारण उत्पादन जो प्रक्रिया है, प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को बाज़ार से बाहर निकाल दे और खुद ही पूरा साम्राज्य बना ले अपना, या ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उसी की बिके। तो इससे कुछ अवांछनीय प्रकार के परिणाम उपस्थित होते हैं। उपभोक्ताओं के सामने विकल्प कम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और
मार्केट में जो एकाधिकारी है वो कृत्रिम कमी उत्पन्न कर देता है प्रोडक्ट की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा ले सके। तो ये एकाधिकारी प्रवृत्ति की जो टेंडेंसी होती है उसकी वजह से नुकसान होता है। चौथा है पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफल। पहले ऐसा माना जाता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है उससे पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन 1930 की जो महामंदी आई उसने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संतुलन की दशा आती है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले भी आ सकती है। तो पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त नहीं होता, जिससे प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। पांचवा है अनियोजित उत्पादन, अनप्लान्ड प्रोडक्शन। केंद्रीकृत नियोजन जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है वो इस व्यवस्था में उपस्थित नहीं होता है या अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये प्रणाली निजी क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करती है। तो इससे अनियोजित उत्पादन होने लग जाता है। स्पर्धा होती है बहुत ज़्यादा, उत्पादक अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास करते हैं, जिससे ही अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन की दशा उत्पन्न हो जाती है और व्यापार चक्र उपस्थित होते हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के असंतुलन को सूचित करते हैं। छठा है उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण उत्पत्ति के साधनों का जो बहुत बड़ा भाग होता है वो विज्ञापन और प्रचार में व्यय कर दिया जाता है। और साथ ही जो प्रतियोगी फर्में होती हैं वो प्रतियोगिता के कारण बहुत ज़्यादा अनावश्यक वस्तुओं का भी उत्पादन कर लेती हैं, जिससे कि अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इससे उत्पादन के साधनों का अपव्यय होता है। सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति। पूंजीवादी प्रणाली है उसमें सभी व्यक्ति अपने हित पर यानी व्यक्तिगत हित पर अधिक ध्यान देते हैं। कल्याण की जो भावना होती है, सामाजिक कल्याण या सामुदायिक कल्याण की जो भावना होती है वो अनुपस्थित होती है। और जन कल्याण आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा करता है। जो कि व्यापारी वर्ग है वो उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आवश्यक वस्तु क्या है, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो किस वस्तु के उत्पादन को करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता है। तो ये सामाजिक कल्याण की जो अवधारणा है उसकी इसमें अनुपस्थिति पाई जाती है। व्यापार चक्रों की उपस्थिति। पूंजीवादी प्रणाली में मांग और पूर्ति जो के बल होते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इससे जो होते हैं वो व्यापार चक्रों की उत्पत्ति होती है, या तो इन्फ्लेशन हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो उसमें इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि जो मुद्रा प्रसार हो जाता है। और अगर पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम है तो डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है, यानी कि अपस्फीति आ जाती है। तो ये जो व्यापार चक्र है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी होते हैं जो कि इससे जुड़े होते हैं। फिर सोशल सामाजिक परिजीविता या सोशल पैरासिटिज्म किसे कहते हैं। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में क्योंकि उत्तराधिकार का नियम होता है, यानी कि पूंजीपति जो होते हैं वो अपनी संपत्ति अपने ही संतान को देते हैं, तो इसके कारण जो संपत्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती चली जाती है। उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा परिश्रम, प्रयास या किसी भी प्रकार की मेहनत के बिना बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। इससे एक समाज में असमानता तो बढ़ती ही है, साथ ही सामाजिक परिजीवता की बुराई भी उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट है बेरोजगारी का भय। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्तर पर अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। तो लाभ की इच्छा में उद्यमी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिसके कारण जो उत्पादन स्तर का संकुचन करते हैं। मतलब पहले बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं, फिर उन्हें लाभ नहीं मिलता तो उसको कम कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होती, तो वो उन्हें बाहर नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो चैप्टर है वो पूरा होता है, जिसमें आपको मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके गुण और दोष क्या होते हैं, ये बताए हैं। थैंक यू सो मच।